है। ये खास रिपोर्ट देखिए, फिर सभी सीटों का निचोड़ समझेंगे। प्रदेश में भले ही चुनावी प्रचार का शोर थम गया हो, लेकिन मैदान में उतरे लोकसभा प्रत्याशियों के मन में सियासी तूफान अब भी चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के जीत को पक्का करने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार के आखिरी दिन तक सियासी दलों ने चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब चुनाव प्रचार के बाद बारी जनता की है। प्रदेश के सभी 10 लोकसभा सीटों पर जनता अपना वोट देकर सभी प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेगी। अब सवाल ये भी है कि चुनावी प्रचार की धूल भरी आंधी के बाद सियासी माहौल कितना साफ हो पाया है। जनता ने अपना मत किसको देने का फैसला किया है। प्रदेश के चुनावी मैदान में इस बार किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाला। प्रदेश के सभी 10 सीटों पर मुकाबला टक्कर का है। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर परचम लहराने वाली बीजेपी ने भी इस बार कई सीटों पर बड़े फेरबदल किए हैं, तो वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर शिकस्त खा चुकी कांग्रेस प्रदेश में फिर से अपना दबदबा कायम करने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी कांग्रेस के अलावा मैदान में जेजेपी और इनेलो भी किसी भी कीमत पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। जेजेपी ने तो सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि प्रदेश में सभी सीटों पर मुकाबला टक्कर का है, लेकिन प्रदेश के हॉट सीट के तौर पर करनाल, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार पर सबकी नजर बनी है। करनाल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए पिछले बार के बीजेपी सांसद संजय भाटिया का टिकट काटकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मैदान में उतारा है। करनाल लोकसभा सीट पर मनोहर लाल के सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा मैदान में हैं। यहाँ मुख्य तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही दिख रहा है। इस लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला है। रोहतक में कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा है। 2019 में बीजेपी के टिकट पर अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को इसी सीट पर हराया था। इस बार रोहतक लोकसभा सीट पर हुड्डा की सियासी साख दांव पर लगी है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रोहतक से जनता किसके हक में मतदान करती है। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भी चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल और इंडी गठबंधन के आप प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के बीच देखने को मिल रहा है। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला इन दोनों उम्मीदवारों के लिए चुनौती पेश करते नजर आएंगे। बीजेपी और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार की हार जीत में अभय चौटाला अहम भूमिका निभाएंगे, यह तय माना जा रहा है। हिसार लोकसभा सीट पर चौटाला परिवार के 3 नेता अलग अलग पार्टी से एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला की टक्कर कांग्रेस के जयप्रकाश से हो रही है। हालांकि रणजीत चौटाला को उनके 2 बहुएं जेजेपी से नैना चौटाला और इनेलो से सुनैना चौटाला भी चुनौती दे रही हैं। ऐसे में इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की जीत हार को लेकर कुछ भी कहना संभव दिखाई नहीं देता है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी के वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो कि अहिरवाल इलाके में राव साहब के नाम से मशहूर हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के राज बब्बर से है। वहीं जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया भी बीजेपी और कांग्रेस के सामने चुनौती पेश करते नजर आएंगे। हालांकि इस सीट पर राव इंद्रजीत सिंह की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन राज बब्बर भी उनको टक्कर देते नजर आते हैं। राव इंद्रजीत लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं और अगर वे इस बार जीते तो 6ठी बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने इस बार गुर्जर कार्ड खेला है। कांग्रेस ने गुर्जर समाज के बड़े नेता चौधरी महेंद्र प्रताप को चुनावी दंगल में उतारा है, इसलिए इस बार इस सीट पर भी कांटे की टक्कर दिखाई देती है। महेंद्र प्रताप ने कड़ी टक्कर देते हुए कृष्णपाल गुर्जर की मुश्किलें बढ़ा दी है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर मौजूदा सांसद चौधरी धर्मवीर के सामने
कांग्रेस पार्टी के विधायक राव दान सिंह है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने इस सीट पर जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को कितनी चुनौती देते हैं। सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की कुमारी शैलजा का मुकाबला बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे डॉक्टर अशोक तंवर से है। दोनों ही नेता की छवि इस क्षेत्र में अच्छी है। सिरसा लोकसभा के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा भी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है। हिसार में बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर है। यहाँ के नतीजे क्या होते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सोनीपत लोकसभा सीट पर भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। बीजेपी के उम्मीदवार मौजूदा विधायक मोहनलाल बडौली के सामने कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी हैं। इस सीट पर कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देते दिखाई देते हैं। इस सीट पर जाट और ब्राह्मण समीकरण जीत और हार में अहम योगदान निभाने वाला है। अंबाला लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया और कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण चौधरी के बीच है। एक तरफ बंतो कटारिया के लिए प्रचार में बीजेपी ने बड़े बड़े चेहरे उतार दिए, तो वहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश रही कि कांग्रेस के उम्मीदवार मौजूदा विधायक वरुण चौधरी के चुनाव प्रचार में कोई कमी ना रहे। प्रदेश में चुनावी प्रचार की सरगर्मियों के बाद अब मतदान होने हैं। अब देखना यह है कि चुनाव प्रचार के शोर का असर मतदाताओं पर कितना पड़ा है और किस पार्टी ने मतदाताओं के बीच पैठ बनाई है। ये तो आने वाले 4 जून को पता लगेगा। 4 जून का इंतजार सिर्फ प्रदेश के मतदाता ही नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्याशी भी बेसब्री से कर रहे हैं। देखना यह है कि गिनती वाले दिन कौन मारेगा बाजी और किसको मिलेगी हार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा के मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जुड़ गए हैं, सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा हम सभी का रुख करेंगे। सुंदर, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। हमने एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई है, इसमें बताने की कोशिश की कि आखिर हरियाणा की इन 10 सीटों पर कौन कौन कहां पर प्रत्याशी, कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। कैसे इन 10 सीटों को आप देख रहे हैं? देखिए, मुकाबला अगर बात करें तो कुछ सीटें ऐसी हैं जिसपे निश्चित रूप से माना जाता है कि बीजेपी का मुकाबला है नहीं। चाहे वो मनोहर लाल जी की करनाल सीट का हम जिक्र करें जी, इसके अलावा गुड़गांव सीट का हम जिक्र करें, इसके अलावा हम फरीदाबाद का जिक्र करें। जो जीत का अंतर है वो हमने देखा कि 2019 में बहुत ज्यादा था, लेकिन अब लड़ाई जो कांग्रेस की कुछ सीटों पर है वो ये है कि जीत का अंतर उस लिहाज से नहीं रहेगा। लेकिन अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला है सिरसा में, मुकाबले की बात करें तो मुकाबला है रोहतक, हिसार में जी, और मुकाबला है तो महेंद्रगढ़, भिवानी। तो इस तरह का मुकाबला जो है कि जहां जीत और हार तय होगी 50,000 के अंतर से, या उससे 10-20 हजार ऊपर नीचे, या 50,000 से नीचे। लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी पूरी तरह से कंफर्टेबल है। और रही बात विषय ये कि इतना 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी कंफर्टेबल होने का जो फैक्टर है, उनमें बहुत सारे फैक्टरों में एक बड़ा फैक्टर है मोदी का चेहरा जी। मोदी के चेहरे को लेकर एक अभी जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे पूरे चुनाव के दौरान, हमारे सभी साथी बातचीत कर रहे थे, तो कहीं कहीं सीटों पर ये आता है कि जाट एक मुश्त बीजेपी को वोट नहीं करेगा, एससी नाराज है वो नहीं करेगा, मुसलमान तो बीजेपी को देगा ही। लेकिन जब हमने ग्राउंड पे देखा तो स्थिति ये थी कि मोदी जी का जो चेहरा है उसकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि वो कास्ट से और धर्म से ऊपर है। महिलाओं में बहुत ज्यादा क्रेज जी, महिलाओं वाला ऐसा फैक्टर है कि उसमें आप मान ही नहीं सकते कि महिलाएं मोदी के अलावा बहुत कम तादाद ऐसी रहेगी कि जो बीजेपी या कमल के फूल पर वो अपना भरोसा इस बार फिर जता रही।
तो इस तरह की स्थिति है और ये बड़ी चीज होगी। एक और बड़ा चैलेंज अभी बाकी है कि केवल 4 तारीख का इंतजार नहीं, कल जो पोलिंग है उसका इंतजार भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है, अगर हिसार की बात करें तो सिरसा की बात करें तो इस तरह की स्थिति सामने आती है जी। या करनाल की बात करें, कैंडिडेट के पास जो सिस्टम होना चाहिए, वोटर्स को जो पोलिंग स्टेशन तक ले जाने का सिस्टम होना चाहिए, जो उन लोगों को वहां यूं कहिए कि देसी में हमारे यहाँ थैला उठाना चाहिए, बस्ता उठाने वाले चाहिए, वो जो स्थिति है वो अभी भी कांग्रेस उसमें बीजेपी के मुकाबले में नहीं। तो ये सारी चीजें बड़ा महत्व रखती हैं कि जब वोटिंग हो रही है, हाँ वोटिंग हो रही है तो कार्यकर्ता वोटर को क्या ले जा भी पाते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, किसी व्यक्ति को कांग्रेस को देना, लेकिन वहां तक उस सिस्टम को पहुंचाना, पोलिंग स्टेशन तक ले जाना, ये सारी चीजें, ये एक्सरसाइज भी बड़ा मैटर करती है। ठीक है, हमारे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार भी जुड़ गए हैं। विपिन, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अतुल आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि इन 10 सीटों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की, तो आपका आकलन क्या कह रहा है इन 10 सीटों को लेकर? देखिए पराग, जैसा आपने सवाल पूछा और सुंदर ने भी उसी बात का जिक्र किया कि एक तरफा मुकाबला अगर कहें तो वो नहीं दिखाई देता है और इसके लिए सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा चुकी हैं। चुनाव प्रचार का शोर जो था वो कल थम गया है, लेकिन अभी भी डोर टू डोर कैंपेन का एक मौका होता है, तो वो मौका अभी भी उनके पास है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि सुंदर भी कह रहे थे कि वहां पर पिछली बार की तुलना में इस बार अगर बीजेपी ने एज ले भी रखा है तो वहां पर उसके लिए इतना आसान रास्ता नहीं होगा। कांग्रेस के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जहां इंडिया गठबंधन के तौर पर 1 सीट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को दी, लेकिन 9 सीटों पर अपना पूरा दमखम दिखाया और बड़े विलंब से उनका टिकट वितरण हुआ। उसको लेकर बहुत सारी गुटबाजियों की चर्चा, शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश आलाकमान के बीच में बहुत सारी अनबन की स्थिति, ये सारी चीजें उनके लिए चुनौती थी। लेकिन उसके बाद हुड्डा और उनके नेतृत्व में प्रदेश के तमाम नेताओं ने और अंत में आते आते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपना रैली करके एक जोर दिखाने की कोशिश की है। अब यहां पर जो हिडन मुद्दे हैं, आप देखिए कि जिस बात का अभी सुंदर ने जिक्र किया कि महिलाओं का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। हमको उदाहरण लेना चाहिए, मध्य प्रदेश का चुनाव आप देखिए, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि बड़ा सत्ता परिवर्तन होगा और फिर अंततः जो परिणाम आए और उस परिणाम में 3 से 4% का जो महिलाओं का वोट शेयर इधर से उधर हुआ, वो अपने आप में बड़ा फैक्टर था। हाँ, कुछ जगहों पर आप देखिए तो जो सीटों का चयन किया गया कैंडिडेट के हिसाब से बहुत सारे रिपीट किए गए, कुछ लोगों को और मौका दिया गया, तो वहां पर उस कैंडिडेट का अपना भी एक दमखम होता है, उनका अपना एक ऑरा भी होता है और स्थानीय मुद्दों के आधार पर, राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर, उनकी बातों के आधार पर, उनके काम के आकलन के आधार पर और फिर आला कमान का जो पूरा फोकस होता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जब रैली करने आते हैं तो सारी चीजें जब क्लब करके आप देखेंगे तो वहां पर उसके आधार पर भी चयन किया जाता है वोटर्स के द्वारा। अब दोनों ही पार्टियों का, खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें तो जहां बीजेपी ने स्थानीय मुद्दे से लेकर सरकार की योजनाओं से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक की बात की, इंटरनेशनल मुद्दों तक की बात की, वहीं कांग्रेस खास तौर पर हरियाणा में अग्निवीर योजना को लेकर, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर फोकस कर रही थी। लेकिन हमने बिल्कुल एज पर देखा, करीब आते आते देखा कि जहां बीजेपी कुछ सीटों पर थोड़ा सा कमजोर पड़ती दिख रही थी, वहां पर उसने अपना और भी ज्यादा फोकस कर दिया और भी ज्यादा कार्डर उनका लग गया। कांग्रेस भी इसी तरह से काम कर रही थी और बाकी अन्य पार्टियां हो, चाहे इनेलो की बात कर लें, जसपा की बात कर लें, तो जसपा के लिए अपने आप में चुनौती होगी, क्योंकि एक बार चुनाव लड़ने के बाद सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद अब वो गठबंधन से बाहर हैं और उनको एक बार साबित करना है कि जो मौका उनको जनता ने दिया था, क्या वो मौका फिर से जनता उनको देना भी चाहती है। तो ये सभी पार्टियों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि आखिरी फैसला जो होता है वो जब नतीजा आ जाता है तभी दिखाई देता है और ये पूरी तरह से वोटर्स के ऊपर निर्भर है, ये उनका अधिकार है। पर आप ठीक है विपिन, आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि कई दिग्गजों को हम मैदान में दिख रहे हैं। चलिए, विपिन अभी हमारे साथ नहीं है, दीपक के पास हम चल रहे हैं। दीपक, कई दिग्गजों को हम देख रहे हैं मैदान में, परिवार के लोग भी आमने सामने हैं, कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड पर भी आप रहते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं, तो क्या मिजाज है लोगों का, दीपक?
जी बिल्कुल। इस लोकसभा चुनावों में अगर बात करें, साख भी बहुत बड़ी बात है। साख बात करें चौटाला परिवार जिसके एक ही परिवार के 4 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें तीन लोग तो एक ही लोकसभा से आमने सामने लड़ रहे हैं। वो हम बात कर रहे हैं हिसार की। जी रणजीत चौटाला, सुनैना चौटाला, नैना चौटाला, वो आमने सामने लड़ रहे हैं। हालांकि एक और सदस्य अभय चौटाला जो आईएनएलडी को लेकर के लगातार इनेलो के अगर बात करें प्रमुख नेता है, और वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जहां तक बड़े नेताओं में बात करें, जब हम 2019 की बात करते हैं तो उसमें लोकसभा चुनाव लड़ने वालों में बड़ा नाम था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो सोनीपत से लड़ रहे थे। हालांकि और तमाम लोग थे, लेकिन इस लोकसभा में बात करें तो इस लोकसभा में जो सबसे बड़ा नाम है वो है मनोहर लाल, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, 9.5 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी बता रहे थे कि काफी अच्छा कहीं ना कहीं उनकी कैंपेनिंग रही है, लोगों का समर्थन भी रहा है। हालांकि कल मतदान का दिन है। इसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह, जिसका जो कि हम इससे पहले रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि 5 बार के सांसद रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, अब ये 6ठी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जी केंद्र सरकार में वो मंत्री रहे हैं। हालांकि जहां तक मुकाबले की बात की जाए तो उनके सामने कांग्रेस से राज बब्बर को लाया गया, क्योंकि कोई और मजबूत विकल्प ना होने के कारण राज बब्बर, हालांकि भले ही गुरुग्राम लोकसभा से नहीं है, लेकिन जाना माना चेहरा है, अभिनेता हैं। और इससे पहले वो खुद भी अगर बात करें तो आगरा से, फिरोजाबाद से सांसद रहे हैं लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद रहे हैं। उनको राव इंद्रजीत के सामने उतारा गया। जी इसी तरीके से तमाम बड़े चेहरे अगर बात करें इस चुनाव मैदान में है। कुमारी शैलजा की बात करते हैं तो सिरसा से चुनाव मैदान में है, लेकिन उनके सामने अशोक तंवर है। वो अशोक तंवर जो कभी कुमारी शैलजा के साथ मिलकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अपनी ही पार्टी में एक लड़ाई लड़ते थे। पार्टी नेताओं के सामने जाकर के हमेशा बात रखते थे खुद के वर्चस्व को लेकर के। आज उन्हें आमने सामने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस से कुमारी शैलजा है तो भाजपा से अशोक तंवर है। दोनों को ही आमने सामने उम्मीदवार के तौर पर है, और अच्छा मुकाबला वहां पर देखा भी जा रहा है। वहीं रोहतक का भी दिलचस्प है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कांग्रेस के प्रमुख नेता हम हरियाणा में उन्हें कहेंगे, क्योंकि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो विधानसभा के अंदर, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार अरविंद शर्मा से हार गए थे। जी राज्यसभा में उनके लिए सीट खाली हुई, राज्यसभा में मौका मिला, राज्यसभा के सांसद हैं, 2 साल का कार्यकाल बाकी है। फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा पार्टी के आगे पैरवी रखी गई और दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा में रोहतक से उम्मीदवार बनाया गया। तो एक तरफ से दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की साख है रोहतक से, जी चौटाला परिवार की साख है अगर बात करें हिसार से, और इसी तरीके से अभय चौटाला खुद की भी अगर बात करें तो किसान आंदोलन, तमाम बातों की उन्होंने रखी। किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया, दोबारा से चुनाव लड़े, किसानों का साथ मिला, लोगों का साथ मिला। लेकिन इस बार तमाम लोग, इस बार जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ना कोई जातीय बात है ना कुछ, क्योंकि बात प्रधानमंत्री के चेहरे को भी देखा जा रहा है, उनके काम को देखा जा रहा है, मनोहर लाल के चेहरे को, उनको काम को देखा जा रहा है, विपक्ष के वादों और दावों को भी देखा जा रहा है। तो जात पात से उठ करके ये चुनाव तमाम राजनीतिक दलों के लिए है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, बीजेपी की बात करें। और ऐसे में कल सुबह का दिन अहम होगा, जब कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा और प्रदेश में 223 लगभग 225 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। 225 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है 10 लोकसभा को लेकर के, और ऐसे में उनके लिए क्या होता है वो मतदाता तय करेंगे कल इस लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान अगर बात की जाए। ठीक है सुंदर, मैं करनाल को थोड़ा आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि वहां पर लोकसभा का चुनाव तो हो ही रहा है, उधर विधानसभा का भी उपचुनाव वहां पर हो रहा है, तो क्या हम इनको जोड़कर देख सकते हैं? कैसे आपका आकलन क्या कह रहा है? पराग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि करनाल नायब सिंह सैनी ये तय होगा जिस तरह से। ये दरअसल अगर चाहती तो बीजेपी इस चुनाव से बच भी सकती थी, विधानसभा के चुनाव से, लेकिन ऐसा हुआ। हालांकि बताते हैं कि थोड़ा सा कम वक्त रहा, सितंबर में कार्यकाल समाप्त होना था, लेकिन अगर कोशिश करती, कुछ समय पहले भी विधानसभा भंग की जा सकती थी अगर इस विधानसभा चुनाव को टालना होता था। लेकिन क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें, एक बड़ा संदेश बीजेपी देना चाहती थी, विधानसभा के लिए भी संदेश देना चाहती थी कि लोकसभा में तो मोदी को लाइक कर ही रहे हैं। ये जो नैरेटिव है वो बहुत पहले से बना हुआ था कि आएगी तो बीजेपी, तो प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी जी बनेंगे। लेकिन इस नैरेटिव के अलावा प्रदेश में ये मैसेज देना कि बीजेपी तीसरी बार यहाँ भी सत्ता संभालेगी, एक चुनौती के तौर पर लिया गया। नायब सिंह सैनी को विधानसभा चुनाव में उतारा गया, तो वहाँ
निश्चित रूप से क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव है तो जाहिर सी बात है इसका एज है ही बीजेपी को। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि करनाल विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां सीएम सिटी के तौर पर उसे कहा गया, वो एक बड़ा फैक्टर है। वहाँ जिस तरह से चाहे पंजाबी समुदाय की बात करें, वैश्य समुदाय की बात करें, बहुत ज्यादा तादाद में है और ये बहुत कंफर्टेबल विन जो होगी वो नायब सिंह सैनी के लिए होगी। इसके अलावा जिस तरह से वहाँ जो बड़ा फैक्टर है, रोड है, जाट काफी तादाद में है, ब्राह्मण काफी तादाद में है। हालांकि पहले ब्राह्मण सीट मानी जाती थी, लेकिन अब वोट अगर जाति के हिसाब से देखें तो जाट वोट ज्यादा तादाद में। तो ऐसी स्थिति में एक रोड कम्युनिटी है, वो भी बड़ा फैक्टर है। वहाँ लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोट वहाँ हैं जी। तो जो वीरेंद्र मराठा है एनसीपी के, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक ये भी एक फैक्टर माना जा रहा था कि रोड बरादरी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से या मनोहर लाल जी से थोड़े से नाराज है। तो उस लिहाज में वीरेंद्र मराठा बहुत सारे जो रोड वोट है उनमें भी काफी डेंट मारेंगे। तो इस तरह से पानीपत की बात करें, पानीपत शहर पूरी तरह से पंजाबी बिरादरी काफी तादाद में है, करनाल में काफी तादाद में है। तो इस तरह के जो शहर आते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी के गढ़ के तौर पर काम कर रहे हैं और एक कंफर्टेबल मनोहर लाल जी की। ठीक है, मैं अतुल आपसे बहुत संक्षेप में थोड़ा एक कुरुक्षेत्र के रण को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि वहां से नवीन जिंदल बीजेपी ने उतारे हैं, उधर अभय चौटाला अपनी पार्टी से इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे इस रण को आप देख रहे हैं, क्योंकि इकलौती ऐसी सीट है जिस पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं सुशील गुप्ता। बिल्कुल सही कहा, और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सीट है कुरुक्षेत्र, और वहां पर जो 3 बड़े नाम आपने गिनाए वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि वहां का इक्वेशन क्या होगा। जो बात अभी सुंदर कर रहे थे कि कुछ मुद्दे अलग होते हैं, कुछ योजनाएं अलग होती हैं जिन पर सरकार में जो रहता है वो जाता है, अपनी बात करता है, और जो विपक्ष होता है उसकी वो कटाक्ष करता है कि ये योजना विफल है। लेकिन चेहरों की अगर बात करें तो चेहरों के आधार पर, खास तौर से जातीय जो फैक्टर है उसके आधार पर भी चुनाव में वोट पड़ते हैं। इसको कोई भी खारिज नहीं कर सकता, होना ऐसा नहीं चाहिए जी। लेकिन व्यवहारिकता यही है कि ये होता है, और उसके हिसाब से ही अलग अलग लोकेशन पर वो अलग अलग जो सीटें होती हैं वहां पर पार्टियां अपने कैंडिडेट को तय करती हैं। जिस सीट का आपने जिक्र किया है वहां पर देखिए, जब बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट आते हैं तो उनका बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड के आधार पर कभी बीजेपी ने उनको घेरा था, लेकिन अब वो कैंडिडेट है। और यही बात विपक्ष वहां पर लगातार कह रहा है। तो वो अपने आप में बड़ा फैक्टर होता है। उसको बीजेपी ने कितना कवरअप किया है, कैसे कवरअप किया है, ये बीजेपी की अपनी रणनीति है। वो हमने चुनावी दौर में देखा भी, जब तैयारियां चल रही थी, प्रचार चल रहा था। अब आखिरी मौका है। दूसरी तरफ अब आप वहां पर अगर गठबंधन के उम्मीदवार को देखें तो वो अकेले लड़ाई लड़ रहे थे लंबे समय तक। जब टिकट दे दिया गया और उसके बाद एक तरीके से लग रहा था कि उनको सिर्फ टिकट दे दिया गया है, कह दिया गया भाई लड़ लो। लेकिन एंड टाइम पर केजरीवाल का बाहर आना, फिर वो जाकर प्रचार भी करना, फिर कांग्रेस का भी उनके मंचों पर उनके नेताओं का आना जाना दिखाई दिया, तो वहां पर एक तस्वीर बदलने की उन्होंने भी कोशिश की। वहीं चौटाला साहब की अगर बात करें तो अपने आप में प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है, राजनीतिक उनका रसूख है, लेकिन आधार कितना उनकी पार्टी का, संगठन का रह गया है, ये उनके लिए अपने आप में अभी भी सवाल है पराग। क्योंकि पिछले तमाम चुनाव में हमने देखा कि उनकी पार्टी बुरी से बुरी स्थिति में ही गई, कहीं से उभरती नहीं दिखाई दी। तो ये उनके लिए अपना आप में चैलेंज है कि वो तो बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, लेकिन संगठन कहां है, उस संगठन की मजबूती कितनी है, उसके आधार पर यह तय होगा, और उसके आधार पर ही मुझे लगता है कि परिणाम भी जरूर दिखाई देगा। सुंदर कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में कमेंट लूंगा। सुंदर अतुल, इसमें एक बड़ी चीज और यहाँ देखने को मिली और बड़ी हैरानी की बात थी। जिस तरह से सुशील गुप्ता इस बात को मुद्दा बना रहे थे कि 10 साल से जो व्यक्ति आपके बीच नहीं था वो अचानक आके आपके वोट मांग रहा है, तो बड़ी हैरानी हुई लोगों से बातचीत करके कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो लगातार चल रही हैं। नवीन जिंदल जब सांसद थे तब भी चल रही थी, जैसे कि कोई भी आता है तो उसके बेटी के कन्यादान का जो मसला है वो लगातार चल रहा है, मोबाइल वैन। और वहाँ एक बड़ा और एक चीज देखकर हैरानी हुई कि कोरोना काल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई थी, आम लोगों ने इस बात को माना कि नवीन जिंदल हमारे बीच कहीं ना कहीं रहे। तो ये हमारे लिए भी बड़ी चौंकाने वाली बात थी। हम भी इस फैक्टर को मान के चल रहे थे कि नवीन जिंदल 10 साल से राजनीति से गायब है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन लोगों के बीच उनके जो कनेक्ट हैं
ठीक है। इनका जो सिस्टम है जी। वो अचानक खड़ा हो गया और उसकी काफी मदद उसको देखने को मिल रही है। बीजेपी जब किसी को टिकट देती है तो बड़ा रिसर्च करती है, बड़ा सिस्टम से देती है। उन्होंने जिस तरह की ये प्यार बह रही थी, कुरुक्षेत्र में जिस तरह का खतरा नजर आ रहा था, तो उस लिहाज से आपने देखा हो कुरुक्षेत्र की सीट बहुत देर बाद डिक्लेयर की, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का पहले भी कोई सर्वे और इस तरह की चीजें की गई, लेकिन नवीन जिंदल एक ऐसा नाम, भारी भरकम नाम, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जबरदस्त टक्कर देने की स्थिति में था। और अब ऐसी स्थिति लग रही है कि निश्चित रूप से बीजेपी की स्ट्रेटेजी कामयाब रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया सुंदर सोलंकी जी आपका, अतुल प्रताप जी आपका, विपिन हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, दीपक आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो अब वोटिंग की बारी है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया चुनाव प्रचार करने में। जनता की बारी है, जनता किसको चुनती है ये नतीजा भी 4 जून को सबके सामने होगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।